कहते हैं कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी असल जिंदगी की कहानियां कई बार फिल्मों की कहानियों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। बिजनेस की दुनिया से एक ऐसी ही कहानी की बात आज करने जा रहे हैं। एक ब्रिलियंट टीनेज गर्ल, एक दुनिया बदलने वाली कंपनी और लाखों करोड़ का एक स्कैम। ये सब है आज की रियल लाइफ स्टोरी में। चलिए वीडियो देखते हैं। एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 0 से 65,000 करोड़ हो जाए, क्या वो वापस 0 हो सकती है? वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स को दुनिया में सबसे स्मार्ट लोगों में गिना जाता है, तो क्या उन्हें बेवकूफ़ बनाना पॉसिबल है? वेल, इन दोनों ही सवालों का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी आज की वीडियो एक ऐसी ही कहानी के बारे में है, और ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ उसकी फाउंडर दुनिया की सबसे यंग सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर है। हैरानी की बात तो ये है कि इस लेजेंडरी सफर की शुरुआत उसने सिर्फ 19 साल की उम्र में कर दी थी। यहाँ तक कि उसे लेडी इलॉन मस्क भी कहा जाता था। कंपनी का नाम है थिरानोस और उसकी फाउंडर थी एलिजाबेथ होम्स। आयरनी तो देखिए, थिरानोस एक ऐसी टेक कंपनी है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो नहीं, लेकिन स्कैम्स की दुनिया में काफी पॉपुलर। थिरानोस स्कैम की पॉपुलैरिटी का एक रीजन ये भी हो सकता है दैट इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ टीनेजर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट एलिजाबेथ होम्स ने 2003 में थिरानोस की शुरुआत की। थिरानोस एक कंज्यूमर हेल्थ केयर स्टार्टअप था जो ब्लड टेस्टिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन लाना चाहता था। अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम्स, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसके साथ खून की बस एक ड्रॉप से हर तरह के टेस्ट किए जा सकेंगे, यहाँ तक कि कैंसर के लिए ज़रूरी टेस्ट। उनका क्लेम था कि इस टेक्नोलॉजी के साथ खून की बस एक ड्रॉप से लगभग 240 टेस्ट किए जा सकेंगे, वो भी कुछ मिनट के अंदर और पहले से आधी कॉस्ट पर। इसे रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसके चलते आपको जितने ज़्यादा टेस्ट करवाने हों उतना ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। अब मैं बात कर रही हूँ 2003 की। उस वक्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आना, वो भी इतनी कम कॉस्ट पर, इट वॉज इंडीड अ रेवोल्यूशन ऑन इट्स वे। यही रीजन है क्यों थिरानोस को जल्दी ही बड़ी बड़ी फंडिंग भी मिल गई। बाय द एंड ऑफ 2004 थिरानोस वॉज वैल्यूड एट $30 मिलियन, लगभग 200 करोड़ रुपए। लेकिन थिरानोस को अभी आगे और बहुत रिकॉर्ड तोड़ने थे। फन फैक्ट, एलिजाबेथ होम्स स्टीव जॉब्स को अपना हीरो मानती थी। उन्हीं की तरह ब्लैक टर्टल नेक्स पहनना, उन्हीं की तरह कभी वेकेशंस पर ना जाना, वो हर तरीके से बस उनके जैसा बनना चाहती थी। इसीलिए 2007 में जब थिरानोस को एक नया डिवाइस डेवलप करना था तो उसे डिजाइन करने के लिए एलिजाबेथ ने एप्पल के डिजाइनर्स को हायर किया। उस डिवाइस का नाम रखा गया एडिसन। अराउंड दिस टाइम एलिजाबेथ को नेक्स्ट स्टीव जॉब्स भी कहा जाने लगा। 2009 में एलिजाबेथ के पुराने दोस्त रमेश बलवानी ने भी थिरानोस ज्वाइन कर ली। 2010 में अमेरिका में स्टार्टअप बूम आ चुका था। बस तभी एलिजाबेथ ने वॉलग्रीन्स को अप्रोच किया विद अ बिजनेस प्रोपोजिशन टू रन हेल्थ क्लिनिक्स। इस नई पार्टनरशिप के लिए थिरानोस को एक ऐसा डिवाइस बनाने की जरूरत थी जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ टेस्ट से ज्यादा टेस्ट कर सके। इसीलिए 2011 में मिनी लैब क्रिएट की गई जिसका निकनेम था 4S, वेल नेम्ड आफ्टर द आईफोन मॉडल 4S। एक्सपेंशन की धुन में सवार एलिजाबेथ अपनी अगली पार्टनरशिप के लिए मिलिट्री के पास पहुंची। वो चाहती थी कि मिलिट्री में उनके बनाए डिवाइसेस का इस्तेमाल हो। कंसर्न्ड अथॉरिटीज ने जब इसके रिगार्डिंग एक सरप्राइज इंस्पेक्शन रखी तो रमेश बलवानी ने कहा कि हमारा प्रोडक्ट तो अभी रेडी ही नहीं है, द डिवाइस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। स्ट्रेंज। लेकिन थिरानोस के एक बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग के बाद मिलिट्री अल्टीमेटली एक लिमिटेड एक्सपेरिमेंट के लिए मान ही गई। थिरानोस की सक्सेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 में जहां उसकी वैल्यूएशन थी लगभग 200 करोड़ रुपए, 2014 में वो पहुंच गई थी $9 बिलियन, यानी 70,000 करोड़ रुपए। और एलिजाबेथ की अपनी नेटवर्थ थी $5 बिलियन। इसी साल थिरानोस को मेन स्ट्रीम मीडिया अटेंशन भी मिलनी शुरू हो गई। एलिजाबेथ फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी प्रेस्टीजियस मैगजीन्स के कवर पर दिखी, और साथ ही उन्होंने कई पैनल डिस्कशंस भी अटेंड किए विद फेलो पैनलिस्ट्स लाइक बिल क्लिंटन एंड जैक मा। अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए एलिजाबेथ किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वो पब्लिक में अपनी असली आवाज तक यूज नहीं करती थी। वो जानबूझकर हमेशा एक फेक भारी आवाज का इस्तेमाल करती थी ताकि वो ज्यादा इम्प्रेसिव और अथॉरिटेटिव लगे। ये फेक आवाज उनकी रियल आवाज से बिल्कुल अलग थी। एक बार एक पॉडकास्ट के दौरान बेशक एक सेकंड के लिए ही उनकी असली आवाज सुनी गई, पर जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ वो एकदम से वापस अपनी फेक डीप वॉइस पर आ गई। No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because people then associate it with conventional processes for analyzing drugs in development or whatever aspects we may be applying our technology to. But उनके पुराने दोस्त और प्रोफेसर भी यही कहते हैं कि फेमस होने से पहले तो उनकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी।
लेकिन आज की डेट में थिरानोस का नाम स्कैम्स की दुनिया के अलावा और कहीं नहीं है। अब सोचा जाए तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी बढ़िया फंडिंग भी रेस कर लेने के बावजूद थिरानोस के साथ ऐसा हुआ क्या कि आज कहीं उसका नामो निशान ही नहीं है। वो कहावत है ना, इफ़ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। मतलब अगर आप एक ही झूठ को बार बार रिपीट करते रहें तो दुनिया अल्टीमेटली उसे ही सच मान लेती है। वेल, एलिजाबेथ होम्स भी कुछ ऐसे ही रास्ते पर चलने की सोच रही थी, क्योंकि थिरानोस जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने का क्लेम कर रही थी वो टेक्नोलॉजी एक्चुअली थी ही नहीं। उनके पास सिर्फ क्लेम्स थे, उन्हें वैलिडेट करने के लिए कोई प्रूफ नहीं। ये बात सामने तब आई जब 2015 में एक जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में इस टेक्नोलॉजी पर कई सवाल उठाए। उस जर्नलिस्ट को एक टिप मिली थी जिसकी वजह से उनका शक इस टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ता ही गया था। यहाँ तक कि ब्लड टेस्ट करने के लिए बनाई गई मशीन एडिसन एक्चुअली में बहुत कम टेस्ट के लिए यूज़ होती थी, हार्डली 12 आउट ऑफ 250। कंपनीज के अपने एम्प्लॉयज़ ने बाद में माना है कि ब्लड टेस्ट तो एक्चुअली दूसरी कंपनीज की मशीन से किए जाते थे और एडिसन पर होने वाले टेस्ट बहुत बार गलत रिजल्ट्स देते थे। इसका मतलब थिरानोस के पास बस झूठे और खोखले वादे ही थे। दरअसल थिरानोस के एक एम्प्लॉई ने अपने ये कंसर्न्स मैनेजमेंट के सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैनेजमेंट ने उसकी बात को इग्नोर किया तो वो अपने कंसर्न्स लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर के पास पहुंच गए। उसी जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में ये बताया कि कैसे थिरानोस अब तक अपनी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज़ को एग्जैजरेट करती आई है और उनके क्लेम्स बिल्कुल झूठे हैं। हालांकि एलिजाबेथ ने इन सभी एलिगेशंस को झूठा कहा, लेकिन उसी साल वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक फॉलोअप आर्टिकल में ये भी रिपोर्ट किया गया कि थिरानोस को अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ सस्पेंड करना पड़ा है, यानी अब वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसे कंसर्न्ड अथॉरिटीज से अप्रूव नहीं कराया गया। उसी साल FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशंस के बाद एलिजाबेथ होम्स को 2 साल के लिए लैब टेस्टिंग इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। जून 2016 तक आते आते तो एलिजाबेथ होम्स की नेटवर्थ $4.5 बिलियन से गिरकर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी थी। फाइनली 2018 में एलिजाबेथ को CEO की कुर्सी छोड़नी पड़ी। एलिजाबेथ और रमेश बलवानी पर क्रिमिनल फ्रॉड के साथ साथ सरकार और इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने के चार्जेस भी लगाए गए। FBI की इन्वेस्टिगेशन के चलते 3 महीने बाद कंपनी को बंद कर दिया गया। और एलिजाबेथ होम्स आज भी कोर्ट में ये केस लड़ रही हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये है कि एलिजाबेथ होम्स ने सिर्फ आम लोगों को ही बेवकूफ़ नहीं बनाया, बल्कि दुनिया में सबसे स्मार्ट समझे जाने वाले लोग वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया, और वो भी इतने लंबे समय तक। ये बहुत बड़ी बात, क्या फिल्मी स्टोरी है ना यार। वैसे फिल्मी से याद आया, क्यों ना इस स्कैम पर भी कोई फिल्म या कोई वेब शो बनाया जाए। लुक एट द सक्सेस ऑफ द वेब शो स्कैम 92। अगर इस पर कभी कोई मूवी या शो बने तो एलिजाबेथ का रोल किसे करना चाहिए? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आज की कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो ऐसे ही मज़ेदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। I will see you in my next video. Till then, stay curious.